छत्रपति संभाजी महाराज 14 मई 1657 11 मार्च 1689 मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति, एक वीर योद्धा, महान विचारक और प्रखर लेखक थे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के योग्य उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने अपने साहस और नेतृत्व से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। अपने जीवन काल में उन्होंने 121 युद्ध लड़े और हर बार विजय हासिल की, जो उनके अद्भुत पराक्रम का प्रमाण है। दक्षिण भारत में मुगलों के लगातार आक्रमणों को रोकने में संभाजी महाराज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही, जिसके कारण वे आज भी वीरता और स्वाभिमान के प्रतीक माने जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी संभाजी महाराज अत्यंत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने काशीराम शास्त्री से गणित, तर्कशास्त्र, भूगोल, इतिहास, पुराण, रामायण और व्याकरण का गहन अध्ययन किया, जबकि उनके पिता शिवाजी महाराज ने उन्हें युद्ध कला और शारीरिक प्रशिक्षण दिया। केवल 14 वर्ष की आयु में ही संभाजी महाराज ने बुद्धभूषण, नखशिख और नायिका भेद जैसे संस्कृत ग्रंथों की रचना की, जो उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और विद्वता का प्रमाण है। छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते संभाजी महाराज बचपन से ही हिंदवी स्वराज के निर्माण के संघर्ष और गौरव को देखते हुए बड़े हुए। एक राजकुमार के रूप में उन्होंने कम उम्र में ही अपने साहस, नेतृत्व और युद्ध कौशल का परिचय दे दिया था। मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने रामनगर में अपना पहला युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त की, जो उनके उज्जवल भविष्य का संकेत था। इसके बाद 1675 से 76 के दौरान उन्होंने गोवा और कर्नाटक क्षेत्रों में कई सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया, जिससे उनकी रणनीतिक क्षमता और पराक्रम पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध हो गया। जीवुबाई, जिन्हें येसुबाई के नाम से भी जाना जाता है, संभाजी महाराज की पत्नी थी। इस वैवाहिक संबंध के बाद मराठा राजनीति और शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। येसुबाई और संभाजी महाराज के पुत्र शाहू प्रथम थे, जो आगे चलकर एक महत्वपूर्ण शासक बने। अप्रैल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। संभाजी महाराज की सौतेली मां सोयराबाई ने अपने पुत्र राजाराम को गद्दी पर बैठाने का प्रयास किया। ये समाचार मिलते ही संभाजी महाराज ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पन्हाला और रायगढ़ किलों पर अधिकार स्थापित किया। 20 जुलाई 1680 को वैदिक हिंदू परंपराओं के अनुसार उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ और वे मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति बने। राजा बनने के बाद उन्होंने शक्करता और हिंदवी धर्मोद्धारक जैसी उपाधियां धारण की। उनके शासनकाल के दौरान राजनीतिक परिस्थितियां अत्यंत जटिल रहीं। कई स्रोतों के अनुसार उन्होंने राजाराम, जानकी बाई और सोयराबाई को नजरबंद में रखा तथा सत्ता संघर्ष से जुड़े कुछ विरोधियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए। उन्होंने एक नई राजमुद्रा भी स्थापित की, जिसमें लिखा था, श्री शंभो शिवजातस्य मुद्रायाः द्यौरिव्राजते यदंक सेविनी लेखा वर्तते कस्यनोपरि। इसका अर्थ है कि भगवान शिव के भक्त और शिवाजी के पुत्र संभाजी का राज्य आकाश के समान विस्तृत और प्रजाजनों के हित में है। शिवाजी महाराज के निधन के लगभग 3 महीनों बाद संभाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। छत्रपति बनने के बाद उन्होंने अपने शासन में कई जन कल्याणकारी कार्यों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने सार्वजनिक मार्गों और जल निकासी व्यवस्था के पुनर्निर्माण एवं सुधार का कार्य करवाया, किसानों पर लगे करों में राहत दी तथा प्रजा को निःशुल्क चिकित्सा और औषधि उपलब्ध कराने की व्यवस्था को बढ़ावा दिया। कुछ ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार उन्होंने अपने राज्य में उन लोगों के पुनर्संस्कार और पुनः समावेशन के लिए भी प्रयास किए जो पूर्व में किसी कारणवश अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए थे। इस प्रकार के प्रयासों को कई स्थानों पर सामाजिक पुनर्गठन के रूप में देखा जाता है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि हरसूल गांव के एक ब्राह्मण, जिन्हें कुलकर्णी कहा जाता था, मुगलों के प्रभाव में आकर धर्म परिवर्तन कर चुके थे। बाद में उन्होंने पुनः अपने मूल धर्म में लौटने की इच्छा व्यक्त की। बताया जाता है कि उन्होंने संभाजी महाराज से संपर्क किया
और अपनी स्थिति बताई। इस पर संभाजी महाराज ने उनके पुनर्स्वीकार की व्यवस्था करवाई। इन कार्यों को कुछ इतिहासकार संभाजी महाराज के धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण का हिस्सा मानते हैं, जो उनके शासनकाल की विविध नीतियों को दर्शाते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में सबसे पहले अपनी प्रजा की भलाई को प्राथमिकता दी। राज्य में फैली गरीबी और अनाज की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने सख्त और रणनीतिक कदम उठाए। इसी उद्देश्य से 1680 में उन्होंने मुगल साम्राज्य के खानदेश सूबे की राजधानी बुरहानपुर पर आक्रमण किया, जहां से मराठों को भारी मात्रा में धन और संपत्ति प्राप्त हुई। बुरहानपुर अभियान, खानदेश पर आक्रमण। छत्रपति बनने के बाद यह संभाजी महाराज का एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान माना जाता है। इस आक्रमण में मराठा सेना ने मुगल सत्ता को गंभीर क्षति पहुंचाई और बुरहानपुर से समृद्ध खजाना प्राप्त किया, जिससे मराठा राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। दक्षिणी अभियानों का विस्तार, मैसूर अभियान। खानदेश के बाद संभाजी महाराज ने दक्षिण भारत की ओर अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाई। 1681 में उन्होंने वोड्यार वंश के शासक चिक्कदेवराय के विरुद्ध दक्षिणी मैसूर में अभियान शुरू किया। कहा जाता है कि संघर्ष के दौरान भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मराठा सेना ने अपना प्रभाव स्थापित किया और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को चुनौती दी। पुर्तगालियों के विरुद्ध संघर्ष। संभाजी महाराज का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मुगलों और पुर्तगालियों के गठबंधन को कमजोर करना था। इसके लिए उन्होंने पुर्तगाली ठिकानों पर आक्रमण किए, कई किलों को क्षति पहुंचाई और उनके संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित किया। इस संघर्ष का उद्देश्य समुद्री और व्यापारिक मार्गों पर विदेशी प्रभाव को कम करना था। अपने अल्प लेकिन अत्यंत संघर्षपूर्ण जीवन में संभाजी महाराज ने अनेक सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार उन्होंने कई युद्ध लड़े और लगातार अपने राज्य की रक्षा के लिए संघर्ष किया। वे उन शासकों में गिने जाते हैं जिन्होंने अपने साहस और रणनीति से शक्तिशाली साम्राज्यों को चुनौती दी। संभाजी महाराज ने मुगलों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त कर भारत से उन्हें पूर्णतः हटाने की रणनीति पर कार्य करना शुरू किया। इसी उद्देश्य से आगे की योजनाओं और सैन्य रणनीति पर विचार विमर्श के लिए संगमेश्वर में एक गुप्त बैठक आयोजित की गई थी। इसी समय उनके अपने ही परिवार से जुड़े गनोजी शिर्के, जो उनके बहनोई थे, उनसे नाराज होकर मुगलों के साथ मिल गए। कहा जाता है कि वतनदारी और जागीर न मिलने के कारण उन्होंने विश्वासघात किया और मुगल सरदार मुकर्रब खान को संभाजी महाराज के संगमेश्वर में होने की सूचना दे दी। साथ ही उन्होंने वे गुप्त मार्ग भी बता दिए, जिनका उपयोग मराठा सेना करती थी और जिनकी जानकारी सीमित लोगों तक ही थी। संभाजी महाराज ने उस समय कुछ विश्वसनीय सरदारों और मंत्रियों को संगमेश्वर बुलाया था। बैठक के बाद स्थानीय लोगों के अनुरोध पर वे कुछ समय वहीं रुकने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने अपनी मुख्य सेना को रायगढ़ भेज दिया और स्वयं केवल लगभग 200 सैनिकों के साथ अपने मित्र एवं सलाहकार कवि कलश तथा कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ वहां से प्रस्थान किया। जैसे ही वे संगमेश्वर से बाहर निकले, मुगल सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद भी मराठा सैनिकों और साथियों ने वीरता से मुकाबला किया, लेकिन संख्या में भारी अंतर के कारण स्थिति कठिन हो गई। 1 फरवरी 1689 को हुई इस झड़प के दौरान संभाजी महाराज और कवि कलश को मुगल सेना ने बंदी बना लिया। ये घटना मराठा इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और दुखद क्षणों में से एक मानी जाती है। छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को बंदी बनाने के बाद मुगल सेनापति जुल्फिकार खान उन्हें विभिन्न मार्गों से ले गया और अंततः उन्हें बहादुरगढ़ होते हुए आगे के ठिकानों पर रखा गया। इसके बाद अंतिम दिनों में उन्हें भीमा, भामा और इंद्रायणी नदियों के संगम क्षेत्र के पास स्थित तुलापुर गांव में ले जाया गया। इतिहास के वर्णनों के अनुसार वहां उनके साथ अत्यंत कठोर और अमानवीय व्यवहार किया गया। कहा जाता है कि उन्हें अपमानित करने के लिए साधारण कैदी के वस्त्र पहनाए गए और ऊंटों पर बांधकर सार्वजनिक रूप से घुमाया गया। इस दौरान भीड़ द्वारा उन पर पत्थर, कीचड़ और अन्य वस्तुएं फेंकी गई।
इन कठिन परिस्थितियों में भी संभाजी महाराज और कवि कलश ने अपने आराध्य देवी जगदम्बा का नाम जपते हुए साहस बनाए रखा। इसके बाद उन्हें औरंगजेब के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार वहां उनसे कुछ शर्तें स्वीकार करने को कहा गया, जिनमें मराठा किलों की जानकारी देना, खजाने का खुलासा करना और इस्लाम स्वीकार करना जैसी बातें शामिल थी। कहा जाता है कि संभाजी महाराज ने इन सभी शर्तों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उनके साथ कठोर यातनाओं का सिलसिला शुरू हुआ, जो मराठा इतिहास के सबसे दर्दनाक प्रसंगों में से एक माना जाता है। मुगल कारावास के दौरान संभाजी महाराज पर अत्यंत कठोर और अमानवीय दंड लगाए गए। इतिहास में ये वर्णन मिलता है कि उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए बार बार दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने हर बार दृढ़ता से इसे अस्वीकार किया। कहा जाता है कि इस कठिन समय में भी वे अपने आत्मसम्मान, धर्म और स्वाभिमान पर अडिग रहे और किसी भी परिस्थिति में झुके नहीं। उनके साहस और निडरता ने मुगल दरबार को भी प्रभावित किया। अंततः अनेक कष्टों और अत्याचारों के बाद 11 मार्च 1689 को उनका बलिदान हुआ। इस घटना का स्थान तुलापुर, भीमा नदी के संगम के पास बताया जाता है। संभाजी महाराज ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने धर्म और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उनके इस अदम्य साहस और बलिदान ने मराठा साम्राज्य को नई ऊर्जा दी, जिसके बाद मराठों ने और अधिक एकजुट होकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष तेज कर दिया। इसी कारण छत्रपति संभाजी महाराज को आज भी धर्मवीर और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस, निष्ठा और बलिदान की प्रेरणा बना रहेगा। 9 वर्ष की आयु में ही संभाजी महाराज को राजनीतिक कारणों से मुगल साम्राज्य के पास बंधक के रूप में भेजा गया था, ताकि पुरंदर संधि का पालन सुनिश्चित किया जा सके। बाद में वे अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ आगरा पहुंचे, जहां मुगल सम्राट औरंगजेब ने दोनों को नजरबंद कर दिया। लेकिन अपनी सूझबूझ और साहस से वे वहां से निकलने में सफल रहे। कुछ ऐतिहासिक कथनों में यह भी उल्लेख मिलता है कि युवावस्था में उनके और उनके पिता के बीच मतभेद उत्पन्न हुए, जिसके कारण उन्हें कुछ समय के लिए पन्हाला किले में रखा गया। इसी दौरान वे थोड़े समय के लिए मुगलों के संपर्क में भी आए और भूपालगढ़ के युद्ध में दिलेर खान के अधीन लड़े। हालांकि बाद में वे वापस अपने स्वराज्य के पक्ष में खड़े हुए। शिवाजी महाराज के निधन के बाद संभाजी महाराज ने सिंहासन संभाला। उनका शासनकाल निरंतर संघर्षों से भरा रहा, जिसमें मुगलों के साथ युद्ध के अलावा जंजीरा के सिद्दी, मैसूर के वोडियार और गोवा के पुर्तगालियों जैसी शक्तियों से भी टकराव शामिल था। अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण कर उनकी आपूर्ति व्यवस्था को कमजोर किया और छापामार युद्ध नीति अपनाई। हालांकि कई बड़े किलों पर अधिकार जमाना चुनौतीपूर्ण रहा। समय के साथ मुगलों का दबाव बढ़ता गया और युद्ध की परिस्थितियां और कठिन होती चली गई। कुछ ऐतिहासिक स्रोत ये भी बताते हैं कि आंतरिक षड्यंत्रों और चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने कठोर निर्णय लिए, जिससे उनके शासन की छवि पर मिश्रित प्रभाव पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने सूखा राहत, कृषि प्रोत्साहन और अपने पिता की प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने जैसे कार्य भी किए। संभाजी महाराज केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि एक विद्वान भी थे। उन्होंने संस्कृत और अन्य भाषाओं में कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें बुद्धभूषणम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 1689 में मुगलों द्वारा पकड़े जाने के बाद उनका बलिदान हुआ, जिसने उन्हें इतिहास में एक साहसी और अडिग शासक के रूप में स्थापित किया। आज भी वे अपने पराक्रम, संघर्ष और स्वाभिमान के लिए याद किए जाते हैं और कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। संभाजी महाराज का जन्म पुरंदर किले में महान छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी साईबाई के घर हुआ था। दुर्भाग्यवश जब वे मात्र 2 वर्ष के थे, तभी उनकी माता का निधन हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी राजमाता जीजाबाई ने किया, जिन्होंने उन्हें बचपन से ही धर्म, संस्कार और स्वराज्य का महत्व सिखाया।
सिर्फ 9 वर्ष की आयु में ही संभाजी महाराज को राजनीतिक परिस्थितियों के कारण आमेर के राजा जय सिंह प्रथम के पास भेजा गया। ये कदम पुरंदर की संधि के पालन के लिए उठाया गया था, जो 11 जून 1665 को शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच हुई थी। इस संधि के तहत संभाजी को मुगल दरबार में मनसबदार का दर्जा भी मिला। 12 मई 1666 को संभाजी महाराज अपने पिता के साथ आगरा पहुंचे, जहां मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में उनकी उपस्थिति हुई, लेकिन वहां उन्हें नजरबंद कर लिया गया। अपनी चतुराई और साहस से दोनों ने 22 जुलाई 1666 को वहां से सफलतापूर्वक पलायन किया। ये घटना उनके जीवन की सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक मानी जाती है। इसके बाद कुछ समय तक मुगलों और मराठों के संबंध सामान्य रहे। इसी दौरान राजकुमार मुअज्जम की मध्यस्थता से संभाजी महाराज को पुनः मुगल मनसब में स्थान दिया गया और उन्हें 5000 घुड़सवारों का नेतृत्व सौंपा गया। इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि कुछ समय के लिए संभाजी महाराज ने राजकुमार मुअज्जम के साथ मिलकर बीजापुर सल्तनत के विरुद्ध अभियानों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन और सैन्य रणनीति दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया। संभाजी महाराज का विवाह जीवुबाई से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गठबंधन के रूप में हुआ था। विवाह के बाद मराठा परंपरा के अनुसार जीवुबाई को येसुबाई नाम दिया गया। वे पिलाजी शिर्के की पुत्री थी, जिनका परिवार बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन आ गया था। इस वैवाहिक संबंध के कारण मराठा साम्राज्य को कोंकण तटीय क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने में सहायता मिली। येसुबाई और संभाजी महाराज के 2 संतानें थीं, पुत्री भवानीबाई और पुत्र शाहू महाराज, जो आगे चलकर मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण मराठा और मुगल शासकों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे, जो उस दौर की कूटनीति का हिस्सा थे। 1678 के आसपास एक समय ऐसा भी आया जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र संभाजी महाराज को पन्हाला किले में नजरबंद कर दिया। कुछ समकालीन स्रोतों में इसके पीछे उनके व्यक्तिगत व्यवहार और अनुशासन से जुड़े कारण बताए जाते हैं, जबकि कुछ अन्य कथनों में अलग अलग दावे भी किए गए हैं। इतिहासकारों के बीच इस विषय पर एकमत नहीं है। बाद में शिवाजी महाराज ने उन्हें सज्जन घर में रखा ताकि वे संतों और अनुशासनपूर्ण जीवन के संपर्क में रहकर स्वयं को बेहतर बना सके। हालांकि संभाजी महाराज उस जीवन शैली में पूरी तरह ढल नहीं पाए। इसी दौरान उनका संपर्क मुगल सरदार दिलेर खान से हुआ। 13 दिसंबर 1678 को संभाजी महाराज वहां से निकलकर कुछ समय के लिए मुगलों के साथ जुड़ गए। इस अवधि में उन्हें मुगल दरबार से मान सम्मान और पद भी प्राप्त हुआ तथा उन्होंने कुछ सैन्य अभियानों में भाग लिया, लेकिन ये स्थिति अधिक समय तक नहीं रही। मुगल पक्ष के व्यवहार और परिस्थितियों से असंतुष्ट होकर संभाजी महाराज अंततः वापस मराठा पक्ष में लौट आए। इसके बाद उन्हें फिर से नियंत्रण में रखा गया और आगे चलकर वे अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शिवाजी महाराज ने अपने राज्य के विभाजन पर भी विचार किया था, जिससे उत्तराधिकार को लेकर तनाव की स्थिति बनी। वहीं अन्य विद्वानों का कहना है कि उस समय के कई स्रोत पक्षपाती थे, इसलिए संभाजी महाराज से जुड़े कई प्रसंग पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। अप्रैल 1680 के प्रारंभ में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ, उस समय संभाजी महाराज पन्हाला किले में नजरबंद थे। इसी दौरान दरबार के कुछ प्रभावशाली सरदारों, जिनमें मंत्री अन्नाजी दत्तो भी शामिल थे, ने सोयरबाई के समर्थन से एक साजिश रची ताकि संभाजी महाराज को गद्दी से दूर रखा जा सके। शिवाजी महाराज के निधन के बाद 21 अप्रैल 1680 को सोयरबाई ने अपने पुत्र मात्र 10 वर्षीय राजाराम को सिंहासन पर बैठा दिया। जब यह समाचार संभाजी महाराज तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का निश्चय किया। उन्होंने योजना बनाकर पन्हाला किले से निकलने में सफलता प्राप्त की और 27 अप्रैल को किले पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया।
इसके बाद उन्होंने तेजी से कदम उठाते हुए 18 जून 1680 को रायगढ़ किले पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया, जो मराठा साम्राज्य की राजधानी थी। अंततः 20 जुलाई 1680 को संभाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक हुआ और वे मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति बने। राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्होंने राजाराम, जानकी बाई और सोयराबाई को नजरबंद कर दिया। कुछ समय बाद एक और साजिश का खुलासा हुआ, जिसमें मुगल राजकुमार अकबर का नाम सामने आया। कहा जाता है कि इस साजिश की जानकारी स्वयं अकबर ने संभाजी महाराज को दी। इसके बाद संभाजी महाराज ने साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की, जिसमें सोयराबाई, अन्नाजी दत्तो और उनके समर्थकों को दंडित किया गया। सत्ता संभालने के तुरंत बाद ही संभाजी महाराज ने अपने शत्रुओं के विरुद्ध सक्रिय सैन्य अभियान शुरू कर दिए। उनके नेतृत्व में मराठा सेना ने मुगल क्षेत्रों पर दबाव बनाना शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब के विद्रोही पुत्र राजकुमार अकबर को शरण दी, जिससे मुगलों के साथ तनाव और बढ़ गया। बुरहानपुर उस समय मुगल साम्राज्य का एक अत्यंत समृद्ध और महत्वपूर्ण शहर था। वहां के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्थानीय जनता से कर वसूला जाता था और बड़ी मात्रा में धन किले में संचित रहता था। संभाजी महाराज ने रणनीतिक दृष्टि से बुरहानपुर पर आक्रमण किया। इस अभियान में मराठा सेना ने मुगल रक्षा को गंभीर चुनौती दी और शहर की आर्थिक संरचना को नुकसान पहुंचाया। कहा जाता है कि इस हमले से मराठों को बड़ी मात्रा में संपत्ति प्राप्त हुई, जिससे उनकी सैन्य और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। इस अभियान के बाद मुगल सेना ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन संभाजी महाराज अपनी सेना के साथ सुरक्षित रूप से निकलकर बगलाना क्षेत्र की ओर बढ़ गए। यह आक्रमण संभाजी महाराज की आक्रामक रणनीति और मुगलों की आर्थिक शक्ति को कमजोर करने की नीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। 1681 में मुगल सम्राट औरंगजेब के चौथे पुत्र राजकुमार अकबर ने मुगल दरबार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वे कुछ समर्थक मनसबदारों के साथ दक्कन की ओर चले गए और मुगल सत्ता के खिलाफ खड़े हो गए। इस स्थिति से चिंतित होकर औरंगजेब ने स्वयं दक्षिण की ओर कूच किया और अपना दरबार औरंगाबाद में स्थापित कर लिया। विद्रोह असफल होने के बाद राजकुमार अकबर ने छत्रपति संभाजी महाराज के पास शरण ली। ये घटना मुगलों और मराठों के बीच तनाव को और अधिक बढ़ाने वाली साबित हुई। इसी समय मराठा दरबार के कुछ मंत्रियों, जिनमें अन्नाजी दत्तो और उनके सहयोगी शामिल थे, ने इस स्थिति का फायदा उठाकर संभाजी महाराज के खिलाफ एक नई साजिश रचने की कोशिश की। उनका उद्देश्य राजाराम को पुनः गद्दी पर बैठाना था। बताया जाता है कि उन्होंने अकबर के नाम एक गुप्त पत्र भी भेजा, लेकिन अकबर ने ये पत्र संभाजी महाराज को सौंप दिया। इस विश्वासघात से क्रोधित होकर संभाजी महाराज ने साजिशकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और उन्हें राजद्रोह का दोषी मानते हुए दंडित किया। राजकुमार अकबर लगभग 5 वर्षों तक संभाजी महाराज के साथ रहा, इस आशा में कि उसे मुगल सिंहासन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। लेकिन परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण अंततः संभाजी महाराज ने उसकी फारस, ईरान भागने में मदद की। दूसरी ओर औरंगजेब एक बार दक्कन आने के बाद फिर कभी उत्तर भारत की अपनी राजधानी वापस नहीं लौट सका और जीवन के अंतिम वर्षों तक दक्षिण में ही मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष चलता रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से ही मराठों का कोंकण तट पर नियंत्रण को लेकर जंजीरा के सिद्दियों से संघर्ष चलता आ रहा था। सिद्दी, जो अफ्रीकी मूल के थे और जंजीरा के मजबूत समुद्री किले में बसे थे, एक बड़ी चुनौती बने हुए थे। शिवाजी महाराज ने उनके प्रभाव को सीमित जरूर कर दिया था, लेकिन जंजीरा किला उनके नियंत्रण से बाहर ही रहा। संभाजी महाराज ने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया। उसी दौरान सिद्दियों ने मुगलों के साथ हाथ मिला लिया, जिससे स्थिति और भी कठिन हो गई। 1682 की शुरुआत में मराठा सेना ने जंजीरा द्वीप पर लगभग 30 दिनों तक लगातार हमला किया। इस भीषण संघर्ष में सिद्दियों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन किले की मजबूत सुरक्षा के कारण मराठा सेना उसे जीत नहीं सकी। इसके बाद संभाजी महाराज ने एक रणनीतिक योजना बनाई। उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को
दल बदलू बनाकर सिद्दियों के किले में भेजा ताकि वे अंदर से हमला कर सके। योजना यह थी कि सही समय पर किले के बारूद भंडार में विस्फोट किया जाए, लेकिन यह योजना सफल नहीं हो पाई और साजिश का पता चलने पर उन सैनिकों को मार दिया गया। इसके बाद मराठों ने समुद्र से द्वीप तक एक पत्थर का मार्ग, पुल बनाने का प्रयास भी किया ताकि सीधे किले तक पहुंचा जा सके, लेकिन इसी बीच मुगल सेना ने रायगढ़ की ओर बढ़ने की धमकी दी, जिसके कारण संभाजी महाराज को वापस लौटना पड़ा। अंततः मराठा सेना जंजीरा किले और सिद्दी नौसेना को पूरी तरह परास्त करने में सफल नहीं हो सकी। फिर भी यह संघर्ष मराठों की दृढ़ता और समुद्री शक्ति स्थापित करने के प्रयासों का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। 1682 में जंजीरा पर कब्जा करने में असफल रहने के बाद संभाजी महाराज ने अपनी समुद्री रणनीति को आगे बढ़ाते हुए पुर्तगालियों के तटीय किले अंजदिवा पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने एक सेनापति को वहां भेजा और कुछ समय के लिए मराठों ने किले पर अधिकार भी कर लिया। उद्देश्य था इसे एक मजबूत नौसैनिक अड्डे में बदलना, लेकिन अप्रैल 1682 में पुर्तगाली सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मराठों को वहां से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद मराठों और पुर्तगालियों के बीच तनाव और संघर्ष तेज हो गया। उस समय गोवा में स्थित पुर्तगाली शक्ति मुगलों को रसद और मार्ग सहायता प्रदान कर रही थी, जिससे संभाजी महाराज की रणनीति पर सीधा असर पड़ रहा था। इसी को रोकने के उद्देश्य से उन्होंने बारदेज और सालसेट क्षेत्रों पर आक्रमण किया। कुछ समकालीन विवरणों में इन अभियानों के दौरान लूटपाट और नागरिकों पर अत्याचार के आरोप भी मिलते हैं। हालांकि इतिहासकारों के बीच इन विवरणों की विश्वसनीयता और अतिशयोक्ति को लेकर मतभेद है, और कई विद्वान मानते हैं कि उस दौर के युद्धों में विभिन्न पक्षों द्वारा लिखे गए विवरण अक्सर पक्षपातपूर्ण होते थे। यह स्पष्ट है कि उस समय का युद्ध केवल सेनाओं के बीच नहीं, बल्कि संसाधनों, व्यापारिक मार्गों और प्रभाव के लिए भी था। संभाजी महाराज का उद्देश्य मुगलों और उनके सहयोगियों जैसे पुर्तगालियों की आपूर्ति व्यवस्था को कमजोर करना था। कुछ समकालीन यूरोपीय स्रोतों में ये उल्लेख मिलता है कि गोवा और आसपास के क्षेत्रों में हुए संघर्षों के दौरान आम नागरिकों को भी भारी कष्ट झेलने पड़े। इन विवरणों में युद्ध की कठोरता और अराजकता का चित्रण किया गया है। हालांकि इतिहासकारों के बीच इन कथनों की सटीकता और पक्षपात को लेकर मतभेद भी है। उस समय पुर्तगाली शासन की स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई थी। कहा जाता है कि पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी तावोरा ने अपने सहयोगियों के साथ चर्च में जाकर प्रार्थना की और संकट से मुक्ति की कामना की। ये घटना उस समय के भय और अस्थिरता को दर्शाती है। इसी बीच 1684 में मुगल सेना और नौसेना के दक्षिण की ओर बढ़ने से परिस्थितियां बदल गई। इस दबाव के कारण संभाजी महाराज को गोवा अभियान को रोकना पड़ा और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इन्हीं परिस्थितियों में संभाजी महाराज ने रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। 1684 में उन्होंने बंबई में अंग्रेजों के साथ एक रक्षात्मक संधि की, ताकि उन्हें हथियार, बारूद और सैन्य संसाधनों की सहायता मिल सके। उस समय मराठा सेना को विशेष रूप से तोपखाने और विस्फोटक सामग्री की कमी का सामना करना पड़ रहा था। इस सहयोग के बाद संभाजी महाराज ने अपनी सैन्य शक्ति को और मजबूत किया और प्रतापगढ़ सहित घाट क्षेत्रों के कई महत्वपूर्ण किलों पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया। अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के कर्नाटक अभियानों की तरह ही संभाजी महाराज ने भी दक्षिण भारत में अपनी शक्ति स्थापित करने का प्रयास किया। इसी क्रम में 1681 के आसपास उन्होंने मैसूर पर आक्रमण की योजना बनाई, जहां उस समय वोडेयर वंश के शासक चिक्कदेवराज का शासन था। हालांकि इस अभियान में मराठा सेना को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसके बाद 1682 से 1686 के बीच दोनों पक्षों के बीच संघर्ष और समझौतों का दौर चलता रहा। कुछ समय के लिए मैसूर ने मराठा साम्राज्य के साथ संधि भी की और कर, ट्रिब्यूट देने पर सहमति जताई, लेकिन समय के साथ चिक्कदेवराज ने अपनी नीति बदल दी और मुगल सम्राट के साथ निकटता बढ़ाने लगे,
जिससे मराठों के साथ उनके संबंध कमजोर हो गए। जब उन्होंने संधि का पालन करना बंद कर दिया तो ये संभाजी महाराज के लिए एक चुनौती बन गया। इसके जवाब में 1686 में संभाजी महाराज ने अपने विश्वसनीय साथी और विद्वान कवि कलश के साथ मैसूर पर पुनः आक्रमण किया। यह अभियान केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि दक्षिण भारत में अपने प्रभाव को बनाए रखने का प्रयास भी था। संभाजी महाराज का शासनकाल लगातार संघर्षों और आंतरिक चुनौतियों से भरा हुआ था। उनके छोटे से शासनकाल में मुगलों ने मराठा साम्राज्य को कमजोर करने के लिए कई देशमुखों और प्रभावशाली परिवारों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। खासकर 1686 से 87 में बीजापुर और गोलकोंडा के पतन के बाद ये प्रयास और तेज हो गया। समय के साथ कुछ मराठा सरदार मुगल पक्ष में शामिल होने लगे। माने, शिर्के, जगदाले और यादव जैसे कुछ प्रमुख परिवारों के सदस्य मुगलों की सेवा में चले गए, जबकि कई स्थानों पर एक ही परिवार के भीतर विभाजन देखने को मिला, जैसे जेधे परिवार, जहां एक भाई मुगलों के साथ था और दूसरा संभाजी महाराज के प्रति वफादार रहा। इतिहासकारों के अनुसार उस दौर में युद्ध और संसाधनों की कमी के कारण लिए गए कुछ कठोर निर्णयों ने भी स्थानीय सरदारों के साथ संबंधों को प्रभावित किया। विशेष रूप से गोवा अभियान के दौरान अपनाई गई नीतियों के कारण कुछ देशमुख वर्ग असंतुष्ट हो गए, जिससे आंतरिक स्थिति और जटिल हो गई। इसी बीच 1683 में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। राजकुमार अकबर के माध्यम से संभाजी महाराज को पता चला कि कुछ दरबारी उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और सत्ता के बदले बाहरी समर्थन लेने की योजना बना रहे हैं। इस विश्वासघात से क्रोधित होकर संभाजी महाराज ने सख्त कदम उठाए। उन्होंने जांच के बाद साजिश में शामिल कई प्रभावशाली व्यक्तियों और उच्च पदस्थ मंत्रियों को राजद्रोह का दोषी ठहराते हुए दंडित किया। 1687 में वाई के युद्ध के दौरान मराठा साम्राज्य को बड़ा आघात लगा, जब उनके प्रमुख सेनापति हंबीरराव मोहिते वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद सेना की स्थिति कुछ कमजोर पड़ने लगी और कई स्थानों पर अस्थिरता बढ़ गई। फरवरी 1689 में संगमेश्वर के पास एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जहां मुगल सेनापति मुकर्रब खान की सेना ने अचानक हमला कर संभाजी महाराज और उनके कुछ विश्वस्त साथियों को घेर लिया। वीरतापूर्वक संघर्ष के बावजूद अंततः उन्हें बंदी बना लिया गया। इसके बाद संभाजी महाराज और उनके करीबी सहयोगी कवि कलश को बहादुरगढ़ किले में ले जाया गया। वहां उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। आगे की घटनाओं के बारे में विभिन्न ऐतिहासिक स्रोत अलग अलग विवरण देते हैं, लेकिन अधिकांश इस बात पर सहमत हैं कि उन्हें मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर कठोर यातनाएं दी गई। कहा जाता है कि उनसे कई प्रकार की शर्तें स्वीकार करने और जानकारी देने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का समझौता करने से इनकार कर दिया। अंततः 11 मार्च 1689 को तुलापुर, पुणे के पास भीमा नदी के किनारे में उनका बलिदान हुआ। उनके शरीर के साथ क्या हुआ, इस बारे में भी अलग अलग मत मिलते हैं, लेकिन ये घटना इतिहास में अत्यंत दर्दनाक और निर्णायक मानी जाती है। संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठा साम्राज्य एक कठिन दौर में प्रवेश कर गया। कुछ समय के लिए अव्यवस्था की स्थिति बनी, लेकिन उनके सौतेले भाई राजाराम प्रथम ने तुरंत नेतृत्व संभाल लिया। मुगलों के बढ़ते दबाव को देखते हुए राजाराम ने मराठा राजधानी को रायगढ़ से दक्षिण भारत के जिंजी किले में स्थानांतरित कर दिया, ताकि संघर्ष जारी रखा जा सके। इसी दौरान संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे वीर सेनापतियों ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाकर मुगल सेना को लगातार परेशान किया और मराठा संघर्ष को जीवित रखा। संभाजी महाराज की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद रायगढ़ किला मुगलों के कब्जे में चला गया, जिससे स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई। संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई, पुत्र शाहू और शिवाजी महाराज की पत्नी सकवरबाई को मुगलों ने बंदी बना लिया। सकवरबाई का निधन कैद के दौरान ही हो गया। शाहू महाराज, जो उस समय मात्र 7 वर्ष के थे, लगभग 18 वर्षों तक मुगलों की कैद में रहे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्हें रिहा किया गया।
रिहाई के बाद शाहू महाराज को अपनी चाची ताराबाई के साथ सिंहासन के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के लिए गद्दी चाहती थी। अंततः शाहू महाराज ने अपनी स्थिति मजबूत की और आगे चलकर पेशवा बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से मराठा शक्ति को फिर से संगठित किया। येसुबाई को भी बाद में 1719 में रिहा किया गया, जब मराठा साम्राज्य फिर से सशक्त हो चुका था। संभाजी महाराज को अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था विरासत में मिली थी। उन्होंने अधिकांश नीतियों को जारी रखा और शासन को व्यवस्थित ढंग से चलाया। राज्य का संचालन वे मंत्रियों की परिषद की सहायता से करते थे। इतिहासकारों के अनुसार संभाजी महाराज एक सक्षम प्रशासक थे, जिन्होंने अपनी प्रजा के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया और कठिन परिस्थितियों के बावजूद शासन को संतुलित बनाए रखने का प्रयास किया। संभाजी महाराज के शासनकाल में महाराष्ट्र में भीषण सूखा पड़ा। इस संकट से निपटने के लिए उन्होंने कई प्रभावी और दूरदर्शी कदम उठाए। उन्होंने शिवाजी महाराज की जन कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए गरीब किसानों की सहायता की। उन्होंने किसानों को बीज, कृषि उपकरण, बैल और करों में छूट प्रदान की, ताकि वे कठिन परिस्थितियों में भी खेती जारी रख सकें। जल भंडारण, सिंचाई और फसल व्यवस्था में सुधार के उनके प्रयास उनकी प्रगतिशील सोच को दर्शाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार अकाल के समय उनका दृष्टिकोण रचनात्मक और समाधान केंद्रित था। संभाजी महाराज ने कृषि को मराठा अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए इसे मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने लोगों को अधिक भूमि पर खेती करने के लिए प्रेरित किया और जो किसान कठिनाइयों के कारण अपने गांव छोड़ चुके थे, उन्हें वापस बुलाकर खेती शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बंजर और अनुपयोगी भूमि को भी खेती के अधीन लाने के प्रयास किए, जिससे उत्पादन और राजस्व दोनों में वृद्धि हो सके। एक पत्र के माध्यम से उन्होंने अपने मंत्रियों को निर्देश दिए कि खाली पड़ी जमीनों को खेती योग्य बनाया जाए और जरूरतमंद किसानों में अनाज वितरित किया जाए। संभाजी महाराज ने केवल प्रशासन ही नहीं, बल्कि धर्म और संस्कृति के संरक्षण पर भी ध्यान दिया। उन्होंने विद्वानों, पंडितों और धार्मिक संस्थाओं को भूमि, अनाज और धन देकर प्रोत्साहित किया। इससे शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। संभाजी महाराज केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि अत्यंत परिष्कृत और शिक्षित शासक भी थे। वे मराठी के साथ साथ संस्कृत और हिंदुस्तानी भाषाओं के गहरे जानकार थे। उनकी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध विद्वान केशव पंडित, केशव भट्ट को नियुक्त किया गया था, जिन्होंने उन्हें न्यायशास्त्र, नीति और संस्कृत साहित्य का गहन ज्ञान दिया। लेखन और साहित्यिक योगदान। संभाजी महाराज ने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। इनमें संस्कृत में बुद्धभूषणम और हिंदुस्तानी में नायिका भेद, सातशतक और नक्शिक प्रमुख है। बुद्धभूषणम में उन्होंने राजनीति, शासन और युद्ध नीति पर काव्य के रूप में अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें एक राजा के कर्तव्य, नीति और सैन्य रणनीति का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में उन्होंने अपने दादा शाहजी महाराज और पिता शिवाजी महाराज की प्रशंसा भी की है, जो उनके पारिवारिक गौरव और आदर्शों को दर्शाता है। संभाजी महाराज का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उनका बलिदान उन्हें इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाता है। उनके साहस और अडिग स्वभाव के कारण उन्हें धर्मवीर की उपाधि दी जाती है। हालांकि इस उपाधि को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद भी हैं। आज भारत में कई स्थानों पर उनकी प्रतिमाएं स्थापित हैं और उन्हें हिंदवी स्वराज्य के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। आधुनिक समय में बहुत से लोग उन्हें साहस, स्वाभिमान और बलिदान की प्रेरणा मानते हैं। हालांकि इतिहास में उनके व्यक्तित्व को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण भी देखने को मिलते हैं। कुछ लेखकों ने उन्हें आलोचनात्मक दृष्टि से देखा है, जबकि अन्य उन्हें अदम्य वीरता और संघर्ष का प्रतीक मानते हैं।